हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी विद किसले चैनल से किसले कुमार बोल रहा हूँ। जानते हैं जैसे कि पेट आ गया है तो पेट का मैंने सिलेबस वीडियो में डाल दिया है। इसके पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर के। स्टडी विद किसले से वो चैनल स्टार्ट है, तो उस चैनल पे मैंने पूरा सिलेबस डाल दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग आज पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट में आज हम पढ़ेंगे संविधान, ठीक है। संविधान स्टार्ट करेंगे और संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेट का आज पहला यूनिट स्टार्ट होगा और वो संविधान का आज पहला टॉपिक क्या होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। फिर उसके बाद संविधान की विशेषताएं, ऐसे करके 3 4 5 टॉपिक है, 5 6 टॉपिक है। तो आपके वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। एक हफ्ता में लगेगा तो पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब हम मौलिक अधिकार स्टार्ट क्या करेंगे, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है कि मौलिक अधिकार के संविधान के किस भाग में रखे गए। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए। देखिए दोस्तों, जब हम जानते हैं कि जो हमारा देश था औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक का मतलब क्या था, दूसरों देश के अधीन था, ठीक है। तो 1947 से पढ़ते हैं तो 1947 से हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले दूसरे देश का शासन चलता था। जब दूसरे देश का शासन चलता तो वहाँ के नियम कानून भारत में आकर के लागू हुआ करते थे, ठीक ना, ठीक। तो उस समय हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे, ठीक। 1947 के बाद जब भारत का संविधान बना तो भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। तो जो भारत का संविधान, जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं तो विशेषताओं में एक सब विशेषता ये रहती है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को उधारों को थैला करते हैं। उधारों को थैला का मतलब क्या होता है कि जो भारत का संविधान है इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व डाले गए हैं सब किसी न किसी देश के संविधान से लेकर के डाले गए, ठीक है। किसी देश के संविधान से लेकर के डाले गए। तो जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितने अनुसूचियां, कुल कितने भाग थे। तो उस समय हम देखते हैं तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान में भागों की संख्या उस समय थी 22 अनुच्छेद। अनुच्छेदों की संख्या क्या थी, 395, ठीक है। आर्टिकल कितने थे, 395। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, ठीक। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की इसकी स्थिति क्या है, बदल गई। 25 भाग हो गए हैं, 475 के आसपास आर्टिकल हैं, ठीक ना। 12 क्या है, अनुसूचियां, क्या है, 12 अनुसूचियां। तो जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में क्या, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, भाग 3 में। और इसका अनुच्छेद क्या है, इसका जो आर्टिकल, इसका आर्टिकल क्या है, 12 से लगा करके 35। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से 35, 14 से 22, ठीक ना, 14 से 35, 18 से 25, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो मेन याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12 से लेकर के 35 स्टार्ट होते हैं। लोग 14 से स्टार्ट कर देते हैं, 14 से नहीं, 14 से समानता का अधिकार स्टार्ट होता है। 12 और 13, ठीक ना, वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जब आपके आर्टिकल पढ़ाएंगे तो 12 और 13 को जिक्र करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक। जब हमारा संविधान बना तो मौलिक अधिकार को संविधान, देखिए भारत के संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन में टिपिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसको जान लीजिए। देखिए आज से 800 वर्ष पहले लगभग 1215 में ब्रिटेन के इस राजा द्वारा ब्रिटेन की जनता को जिस अधिकार पत्र द्वारा उन्हें अधिकार प्रदान किए गए थे उसे क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है। संविधान जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की जो राजा उस समय थे, ब्रिटेन के राजा द्वारा ब्रिटेन की जनता को जिस
पत्र के माध्यम से उन्हें अधिकार दिया गया था, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं या महाअधिकार पत्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम देखते हैं 1780 के आसपास में, ठीक ना, 1780 के आसपास में फ्रांस की क्रांति होती है। 1780 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1789 रहेगा, ठीक है, इसको कर लेंगे। यहाँ पे 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस के राजा द्वारा भी वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए रहते हैं और फ्रांस की जनता अपने अधिकारों को लेकर के बहुत सतर्क या बहुत सजग हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बहुत सतर्क या बहुत सजग रहा करती थी। तो एक ऐसी घटना घटती कि जो लुईस 16वां फ्रांस का राजा था, वहां ने अधिकारों को गलत फायदा उठाया, मतलब जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, ठीक है, जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया, उसलिए उसे फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक, उसे क्या की गई? लुईस 16वां को फ्रांस में फांसी हुई और इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटती है कि किसी अधिकार के माध्यम से किसी राजा को फांसी होती है। ठीक है, तो बस लुईस 16वां था जिसे फ्रांस की फांसी थी। उसके बाद आता है 1791 यूएसए में बिल ऑफ राइट, यूएसए में क्या, बिल ऑफ राइट के माध्यम से क्या वहां के संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक ना, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो हमारा मौलिक अधिकार, जो भारत के मौलिक अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसको एक लाइन लिख लीजिए, भारत मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, किसके संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि भारत का मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, देखिए जो अधिकार है, अधिकार कहते किसे हैं? जिसपे हम किसी चीज का दावा कर सके, दावा कर दे, दावा करने के बाद जब से कानूनी मान्यता या सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अधिकार करते हैं। ठीक है, जब तक कानूनी मान्यता, सामाजिक मान्यता नहीं मिल जाती तो उसे हम अधिकार नहीं कर सकते। जैसे संपत्ति का अधिकार को ले लीजिए, तो माता पिता के बाद संपत्ति का अधिकार किसके? उसके पुत्रों को होती है। ठीक है, एक कानूनी मान्यता और आधिकारिक मान्यता दोनों प्राप्त है कि माता पिता के बाद संपत्ति किसकी हो जाती है? पुत्र की हो जाती है, पुत्रियों की हो जाती है। ठीक है, तो अधिकार क्या होता है? जिसपे हम दावा ठोकते हैं, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिसे क्या होती है? कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक ना, जिसे क्या होती है? कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे। ठीक, ये बात होती है। अब अधिकार के बात को लेकर अधिकार कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिकार देखिए कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? मानव अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, पहले हम कार्य करेंगे मानव अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा विधिक अधिकार, चौथा क्या होता है? संवैधानिक अधिकार। ठीक ना, इन दोनों पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होता है? विधिक अधिकार विधि बना करके जब अधिकार किसी को दिया जाता है उसे विधिक अधिकार कहते हैं। जैसे सूचना का अधिकार क्या विधिक अधिकार है? ठीक ना, वोट देने, मतदान देने का, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार क्या? विधिक अधिकार। ठीक, संवैधानिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार आ जाएगा। ठीक है, जब आर्टिकल हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो उसमें एक मौलिक अधिकार का, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अभी हम आगे बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो संपत्ति का संवैधानिक अधिकार में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे भारत जब हमारा देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में मौलिक अधिकारों की मांग प्रारंभ हो गई थी। स्वतंत्रता से पहले मौलिक अधिकारों की मांग प्रारंभ हो गई थी। पहली बार 1835 में पहली बार स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसके महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1935 में स्वराज विधेयक की मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। उसके बाद 1917 में आती है एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार को मांग की गई थी, जिसमें टोटल 19 मौलिक अधिकार को रखने की बात कही गई थी। टोटल 19 मौलिक अधिकार रखने की बात की गई। फिर उसके बाद आता है 1931 का
कराची का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जिसे इसमें पारित किया गया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मौलिक अधिकारों को मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया, स्वीकार नहीं किया गया। ठीक, उसके बाद आता है 1945 में, ठीक ना, 1945 जब देखते हैं तो 1945 में तेज बहादुर स्प्रू कमेटी, ठीक ना, यहाँ देखिए तेज बहादुर स्प्रू कमेटी के माध्यम से मौलिक अधिकार को पारित किया गया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, अगर पूछ देगा भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को रखा गया था कि नहीं, तो नहीं रखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को नहीं रखा गया था। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार की कुछ बेसिक बातें हुई, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो पहली बात क्या रखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में? भाग 3 में। आर्टिकल क्या है? 12 से लेकर के 35 तक है। तीसरी बात क्या रखें, कहां से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को संविधान क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना, कब पारित हुआ था? 1835 हुआ है, 1935 नहीं, 1835 स्वराज विधेयक के माध्यम से मांगा गया था। 1917 में एनी बेसन के द्वारा मौलिक अधिकारों को मांग की गई थी। ठीक, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन, ठीक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी मांग की थी। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसकी कुछ विशेषता, हम इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक, अब आते हैं इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषताएं मुख्य क्या, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता, मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषता। और इसमें क्या हो जाएगा, यह वाद योग्य है, वाद योग्य या परिवर्तनीय, ठीक है, वाद योग्य या परिवर्तनीय। इसका मतलब क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है ना, जो आपके 6 प्रकार के मौलिक, वर्तमान में 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, अगर इसका हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी तरह से होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत, हाई कोर्ट में आप सुप्रीम जाकर के सीधा मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, और केसों के लिए नहीं, जैसे और केस झगड़ा हो गया, पता चला घर की झगड़ा मेरा ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वल्ली मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जरूरी पहली कोर्ट में, आप उच्चतम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो पहला का वाद योग्य है, ठीक है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, पहला क्या है, वाद योग्य। इससे दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, देखिए मेन विशेषताएं पड़ेगा, बहुत ढेर सारी विशेषताएं। इसका निलंबन किया जा सकता है, निलंबित, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, जो मौलिक अधिकार वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 के तहत क्या हो जाते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, समाप्त नहीं। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वल्ली निलंबित किया जा सकता है। ठीक ना, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वल्ली क्या कर सकता, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इसमें आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, पहले ये नहीं थे। 44वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में इसे निलंबित किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को जरूरी है फांसी देना, तो आर्टिकल 21 निलंबित हो सकता है। बहुत जरूरी है व्यक्ति को फांसी देना, तो क्या होगा, आर्टिकल 21 आपको क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निलंबित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जाता, निलंबित किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह हो गई। ठीक है, अब दूसरी विशेषता हम इसको देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, यह देश के नागरिकों को, देश के
नागरिकों को तथा विदेशियों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? दोनों को प्राप्त है। जो फंडामेंटल राइट्स है देश के नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन पूरा जो आर्टिकल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो विदेशियों को कौन कौन से आर्टिकल नहीं प्राप्त है इसको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। विदेशियों के कौन सा आर्टिकल नहीं प्राप्त है देखेंगे। इसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यह विदेशियों को नहीं प्राप्त है। यह क्या है? विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसके अलावा ये जो 5 आर्टिकल छोड़ करके इसके अलावा जितने भी आर्टिकल है सारे आर्टिकल आपको क्या है? विदेशियों को प्राप्त हैं। तो जो आपको मौलिक का अधिकार क्या है? दोनों को प्राप्त है। देश के नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। ये 3-4 महत्वपूर्ण क्या इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक ना। अब जानेंगे कि कुल कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में, इसको जान लेंगे। उसके बाद हम एक एक मौलिक अधिकार करके अगले वीडियो में इसको डालेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में हम जानेंगे कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने थे, ठीक, अब कितने हैं, किसको हटाया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो देखेंगे मूल संविधान, लिखेंगे मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या 6, ठीक है। 6 किसको हटाया गया है? इसमें देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 यहां जैसे लिखेंगे, भाग 3 तथा मौलिक अधिकार और आर्टिकल 19F से हटाकर भाग 12 तथा आर्टिकल 300 में रखा गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसको ध्यान रखें। यह एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। देखिए जब मौलिक अधिकार को बात करते तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार पहले हम अंतर जान लेते हैं, ठीक है। मानव अधिकार क्या, मौलिक अधिकार क्या। हमने बताया था विधिक अधिकार, पिछले अभी जस्ट मैंने बताया था विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या, ठीक है। तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, देखिए पहले हम इसको पढ़ने से पहले ह्यूमन राइट्स को लेते हैं। ह्यूमन राइट, ठीक, ह्यूमन राइट्स और मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के विषय में हम जान लेते हैं, ठीक ना। ह्यूमन राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार। देखो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानव होने के नाते जो मानव को अधिकार प्राप्त होते, मानव होने के नाते जो मानव को अधिकार प्राप्त होते क्या होते? मानवाधिकार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, उसे नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे जन्म ले रहे हैं, चाहे नेपाल में कि भारत में, यूएसए में, कहाँ पे जन्म, कहीं भी जन्म ले रहा है, ठीक है। तो जन्म से ही जो उसे अधिकार प्राप्त हो गए उसे क्या कहेंगे? मानवाधिकार, मानवाधिकार कहेंगे, ठीक है। यह किसी देश की सीमाओं से नहीं बंधे होते, इसको ध्यान सुनिए, ये किसी देश की सीमाओं से नहीं बंधे होते, ये किसी संविधान के मोहताज नहीं होते, ठीक है। क्या है? ये किसी संविधान की मोहताज नहीं होते। जो मानवाधिकार होता है वो किसी देश के संविधान से नहीं बंधे होते, किसी देश की सीमाओं से नहीं बंधे होते, ठीक ना। ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक। मानव होने के नाते जो उसे अधिकार प्राप्त उसे मानवाधिकार कहते हैं।
ठीक ना। मौलिक अधिकार इसकी तुलना में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक संकीर्ण अवधारणा, क्या है, एक संकीर्ण अवधारणा। यह देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। देश की सीमाओं से बंधने का मतलब क्या होता है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। हर देश का अपना अलग अलग संविधान है, ठीक ना। अमेरिका का अलग है, भारत का अलग है, जापान का अलग है, चीन का अलग है, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, ठीक ना। तो मानव अधिकार मौलिक अधिकार में एक डिफरेंस होती है, ठीक। मानव अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन दोनों में ये अंतर होता है, इसको हम जान लिए, ठीक। अगर अमेरिका और भारत के मौलिक अधिकार से तुलना करें तो अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है बहुत क्या कठोर है, ठीक ना। वहां का संविधान भी कठोर है, ठीक। उनके अधिकारों को क्या उनके अधिकारों को जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके तुलना में भारत का जो मौलिक अधिकार थोड़ा लचीला है, ठीक ना। अगर जरूरत पड़ती है तो क्या उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। संसद क्या करती है, उसमें संशोधन कर सकती है, क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन उसमें मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा किसी क्लास में हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। मूल ढांचा क्या होता है, संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना भी मौलिक अधिकार में हम घटा बढ़ा सकते, उसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना। ये भारत के और अमेरिका के संविधान में एक डिफरेंस है, मौलिक अधिकार में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या जाना कि मौलिक अधिकार वर्तमान मूल संविधान में कितने थे, 7 प्रकार के थे। मूल संविधान पूछेगा तो 7 प्रकार, अगर वर्तमान में पूछेगा तो 6 प्रकार, ठीक है। किसको हटाया गया है, किसको हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संविधान संशोधन, यहाँ लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। इसे अब संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है, इसको याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक ना। तो कुल कितने मौलिक अधिकार, इसको एक खाका हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक एक मौलिक अधिकार का वर्णन करेंगे, ठीक है। और टोटल जो 6 प्रकार के इसको लिख लीजिए, 44वां संविधान संशोधन, ठीक। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला लिखेंगे, तो पहला आपका है, पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता